नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कीर्ति कैंपस में। और हम लोग पूर्व की भांति कुछ विषय पे एक ऐसा विषय हिंदी, ममतामयी हिंदी पर चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उससे आगे के पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूर्व की भांति सरस्वती माता को नमन करते हैं और अपने टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वम मम जिह्वा रहे सर्व विद्या प्रदा भवा। ओम शांति। प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, पूर्व में हम लोगों ने भाषा की बात करी थी कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं। अगर आज की बात करें आधुनिकता के तौर पर भाषाएं लगभग 4000 के पास होंगी। ये पहले का डेटा है कि 3000 भाषाएं तो निश्चित रूप से हैं ही। लगभग भाषाएं जो हैं वो 3000 भाषाएं में से एक स्थान जो है अपनी प्यारी हिंदी का है, ममतामयी हिंदी का एक स्थान बच्चों है। भारत में प्रमुख 4 भाषा परिवार है। कुल विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अगर बात करें बच्चों 13 भाषा परिवार है। 13 भाषा परिवार पूरे विश्व में निर्धारित किए गए, जिसमें से 4 भाषा परिवार जो हैं वो अपने भारत में प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भाषा परिवार भाषाओं का एक संकलन कर लिया गया है, तो दिशा और क्षेत्र के हिसाब से जो परिवर्तन किया है या संकलन कर लिया है वह भाषा परिवार 4 भाषाओं का परिवार भारत में प्रचलित है। उसमें से जो प्रमुख भाषा परिवार 4 जो भाषा परिवार हैं उसमें एक पहला भारोपीय परिवार बच्चों, दूसरा द्रविड़, ऑस्ट्रिक या आग्नेय कहते हैं, चीनी तिब्बती या ऐसे कहते हैं तिब्बत बर्मी भी कहा जाता है। तिब्बत बर्मी भी कहा जाता है, कहीं कहीं तिब्बत बर्मी भी इसे कहते हैं प्यारे बच्चों। उसमें से जो महत्वपूर्ण भाषा परिवार है, जो हमारा हिंदी का भाषा परिवार है, जहां पर हिंदी आई देखने को मिलेगी वह भाषा परिवार हमारा है भारोपीय भाषा परिवार। प्यारे बच्चों, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय शब्द से तात्पर्य क्या है? भारोपीय शब्द से जो तात्पर्य है वो है हमारा 2 भाषाओं का योग है। ये भारत धन यूरोप, भारत और यूरोप का जो मेल है वो है भारोपीय। भारत और यूरोप के मेल से बना है भारोपीय। इंग्लिश में बच्चों इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडो यूरोपीय। इंडो यूरोपीय। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाए, इंडो यूरोपीय करके शब्द बच्चों आ जाए, इंडो यूरोपीय। तो भाषा परिवार इंडो यूरोपीय या कह दे भारोपीय, एक ही बात है प्यारे बच्चों। दूसरी बात करें कि ये भारत और यूरोप क्यों लिखा गया है, इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन क्या है बच्चों? एक रीजन इसका ये है कि भारत और यूरोप का क्या है, क्योंकि मूल रूप से अगर हम बात करें भारत में जब आर्यों का जब आगमन हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत से आर्यों का आगमन हुआ, इसमें से जो कुछ आर्य थे वो आपके यूरोप चले गए, यूरोप में चले गए। कुछ आर्य जो आए वो आपके भारत में आ गए, भारत में आ गए। तो भारत में जो आर्य आ गए और यूरोप में आ गए, लेकिन एक ही पिता की संतान है, निश्चित रूप से पिता एक ही है, एक ही पिता की संतान आर्य जो आई है ना। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया भारत और यूरोप के मेल से भारोपीय। बात करें भारत के मूल निवासी जो भारत के मूल निवासी से इनके साथ इन जो आर्य थे इन्होंने अपना सामंजस्य बिठाया, क्योंकि जब किसी भी कंट्री में किसी भी देश में रहेंगे तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, वहाँ की जो भाषा होगी उसको जानना होगा और आपकी भाषा को भी वो जाने। ऐसा करने के लिए इन्होंने जो भारत के मूल निवासी थे इनसे संबंध बिठाया भाषा के तौर पर। तो जब ये संबंध बिठाया तो इनकी जो भाषा मुख्य रूप से थी वो संस्कृत थी। अब ये संस्कृत कहाँ से आई, इस पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना है। बाकी के द्रविड़ कुल की भाषा अलग रही। द्रविड़ कुल की भाषा की अगर हम बात करें तो द्रविड़ कुल की भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम के तौर पर दक्षिण की जो भाषाएं हैं उसमें द्रविड़ कुल की भाषा होगी। तीसरी अगर बात करें ऑस्ट्रिक और आग्नेय भाषा होगी, और चौथी चीनी तिब्बती या तिब्बत बर्मी के रूप में भाषा होगी। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को नोट करना है, स्पष्ट लिखना है। स्पष्ट साफ लिखोगे, कहते हैं किसी ने कहा कि लेखनी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो भी होता है वो प्रवाहित हो जाती है। लेखनी जब चलती है तो मस्तिष्क में प्रवाह होता है उसका, तो आपको कलम चलाना है। किसी ने कहा
कि श्लोक के माध्यम से बताया कि अलसस्य कुतो विद्या, विदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती, और जिसको विद्या प्राप्त नहीं होती उसको धन नहीं मिलता, और जिसको धन नहीं मिलता उसके मित्र नहीं होते, और जिसके मित्र नहीं उसको जीवन में सुख नहीं प्राप्त होता। तो इसी कार्य योजना के तहत हमें प्रत्येक बिंदु को पढ़ना भी है और लिखना भी है बच्चों। तो लिखना है, निश्चित रूप से आप अगर लिखेंगे तो आपका निश्चित रूप से ये तैयार होगा और विकास भी होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। और लिखेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया तो बच्चों समस्या रहती है, फिर स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। तो इतना आलस नहीं, आलस नहीं करना हमें, और चीजों को त्वरित रूप से लिखना भी है स्पष्ट तौर पर, अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं बच्चों, ठीक है। तो इससे आगे के पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या है। भारोपीय परिवार के खंड होंगे। भारोपी परिवार में अगर देखा जाए तो दो खंड हुए, एक वर्ग बनाया केतुम वर्ग, भाषा का वर्ग एक केतुम वर्ग हो गया, एक शतम वर्ग हो गया बच्चों। एक केतुम वर्ग, एक शतम वर्ग। शतम वर्ग, केतुम वर्ग क्या है और शतम वर्ग क्या है, ये वर्ग बना दिए भाषा के। भारोपीय जो परिवार बना उसके दो खंड विद्वानों ने किए, एक केतुम वर्ग कर दिया, एक का नाम दे दिया शतम वर्ग। केतुम वर्ग में क्या है, केतुम वर्ग में जो विदेशी भाषाएं हैं वो आपकी आ जाएंगी हिंदी को छोड़कर, और शतम वर्ग में अपनी प्यारी और ममतामयी प्रेममयी हिंदी आ जाएगी। तो ये दो वर्ग हैं, इसमें आपकी हिंदी आएगी। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो आर्य भाषा हुई, आर्य भाषा हुई बच्चों, आर्य भाषा। और आर्य भाषा के ही खंड जो हुए हैं वो तीन खंडों में आर्य भाषा हुई विभाजित। तीन खंड में एक जो खंड हुआ वो हुआ भारतीय, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषा बच्चों एक हुआ खंड। दूसरा आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नोट करते रहिए। और तीसरी प्यारे बच्चों यहां पे आई आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ये भाषा का एक सफर रहा। अभी हिंदी हमें ढूंढनी है, अभी हिंदी का पथ कहाँ है उस पथ पर भी चलना है। तो यही शतम वर्ग के माध्यम से हिंदी का पथ हमारा प्रारंभ हुआ। आर्य भाषा के तीन खंड विद्वानों ने किए, जिसमें एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी बच्चों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे हमने चर्चा करेंगे। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या है और आधुनिक आर्य भाषा क्या है, इस पर हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामने एक डायग्राम स्वच्छ रूप से बना है। अगर आप इस पे निगाह डालेंगे, इस पे नजर डालेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप अपना नोट भी कर लीजिए। जैसा कि पूर्व में मैं अभी लिखा रहा था पिछले पेज पर, उसको साफ रूप से अगर लिखना है, स्वच्छ रूप में लिखना है, एक परिष्कृत रूप में लिखना है प्यारे बच्चों, तो सामने आपके लिखा हुआ है, उसको तुरंत आप नोट करिए। समझाने का कार्य मेरा रहेगा और पढ़ने का कार्य, समझने का काम आपका बच्चों रहेगा। देखिए भारोपीय, भारत और यूरोप का मेल हुआ भारोपीय। इसके दो वर्ग, दो खंड विभाजित कर दिए। दो खंडों में एक शतम वर्ग बना, एक केतुम वर्ग बना। केतुम वर्ग, शतम वर्ग से हमारा काम है। केतुम वर्ग में अगर भाषाएं देखें, जर्मनी हो गई, ग्रीक हो गई, इटली हो गई, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। बात संबंध की है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी को हमें ढूंढना है। तो हिंदी का मतलब क्या, शतम वर्ग के अंतर्गत आती है भारत ईरानी। ईरानियों से संबंध भारतीयों के बहुत पुराने, भारत ईरानी। इससे ही संस्कृत का रूप मिला। संस्कृत का जो रूप मिला यही है आर्यों की भाषा, संस्कृत ही है आर्य भाषा। अब इस संस्कृत को जो आर्य भाषा है, इसके खंड विद्वानों ने किए, वो आपके इधर ये रहे आपके संस्कृत के। जो भारतीय ईरानी आर्य भाषा है उसमें संस्कृत है, और संस्कृत
जो आर्यों की भाषा है उसके खंड बच्चों की है, उसके खंड क्या है ये आप देख रहे हैं, और नोट में भी कुछ बच्चों लिखा है, उस नोट को भी आपको देखना है, उस नोट को भी प्यारे बच्चों देखना है। नोट में क्या लिखा है कि संस्कृत को हिंदी की क्या कहा जाता है, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी प्यारे क्या है, प्यारे बच्चों हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत आर्यों की भाषा, भारतीय आर्य भाषा और भारतीय आर्य भाषा के 3 खंड विद्वानों ने किए, जिसमें एक भाषा जो परिवार बना वो बना आपका प्राचीन आर्य भाषा का। इसका जो समय रहा है, इसका समय प्यारे बच्चों रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय रहा। लगभग बात करें 1000 वर्ष का समय प्राचीन आर्य भाषा के रूप में देखने को मिलता है। दूसरी बात करें मध्यकालीन आर्य भाषा, इसमें 500 ईसा पूर्व, लेख देखिए तैयार करने का तरीका समझिए। आप 1500 ईसा, कई पुस्तकों में और भी आगे पीछे लिखा है, तो आपको 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपको 500 चलना है, और 500 से ही यहां दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। क्या ऐसा ही रहा होगा? ऐसा ही रहा होगा? नहीं, किसी भी भाषा को बदलने में कई वर्ष लगते हैं, किसी भी भाषा को बदलने में कई वर्ष लगते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या एक दिन का ये रहा होगा कार्य? नहीं। तो जैसे यहां पर लिखा है, लगभग मानते हैं, अप्रॉक्स हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि भैया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई मध्यकालीन आर्य भाषा, और ये चली आपकी 1000 ईसवी। ईसा पूर्व मतलब कि जो बीसी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, तो जो पहले का समय है वो ईसा पूर्व, और ये 0 मान लिया। इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद वो ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वो ईसा पूर्व के रूप में जानते हैं। तो 500 वर्ष का समय मध्यकालीन आर्य भाषा के बीच में गुजरा। इसके पश्चात जब 1000 ईस्वी पर प्यारे बच्चों आ गए, तो फिर क्या आया, 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय इसने नाप लिया है वो है प्यारे बच्चों आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 से लेकर अब तक का जो समय है वो है आधुनिक आर्य भाषा। अब हमारी हिंदी कहाँ है, इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस ध्यान से आपको बैठना है, ध्यान से लिखना है, अन्यमनस्क नहीं होना, अन्यमनस्क नहीं होना है। यानी मन यहाँ होना चाहिए, तन कहीं भी हो, यानी तन यहाँ और मन यहाँ, दोनों चीजें बच्चों यही होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। अन्यमनस्क नहीं होना, तभी काम चलेगा। उसके बाद देखेंगे अब काम क्या है। अब अपनी जो संस्कृत दिखेगी, जो भारतीय आर्य भाषा है, वो संस्कृत आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, यहाँ देखने को प्यारे बच्चों मिलने वाली है। जो प्राचीन आर्य भाषा है वह आपको, अब एक एक खंड को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक एक खंड पर चर्चा करेंगे। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट का कोई काम नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से, जो प्राचीन आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा बच्चों है, उसका समय तो आपको क्लियर है ही। प्राचीन आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसी का, इसमें 2 भाषाएं हैं मुख्य रूप से, तो बच्चों संस्कृत ही है, संस्कृत ही आर्यों की भाषा। लेकिन आर्य जब आए तो वैदिक संस्कृत के रूप में उन्होंने संस्कृत को रखा, वैदिक संस्कृत के रूप में रखा। क्योंकि वैदिक संस्कृत से तात्पर्य क्या है, वैदिक संस्कृत से बच्चों तात्पर्य है वेदों की संस्कृत, जो संस्कृत वेदों में लिखी है, जो पुराणों में लिखी है, जो उपनिषदों में लिखी है, ऐसी संस्कृत। इसमें 4 वेद मुख्य रूप से लिखे गए, उपनिषद इसी में लिखे गए, ऐसी रचनाएं जो वेद और उपनिषद अगर लिखे गए तो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। फिर इसी वैदिक संस्कृत को थोड़ा सा सरल किया गया। सरल क्यों किया गया, उसका रीजन क्या है, उसका एक बृहद कारण क्या है। उसका बृहद कारण प्यारे बच्चों है कि जब मूल निवासी भारत के थे, तो जो भारत के मूल निवासी थे उनको साथ सामंजस्य बिठाना, अपने भाव विचार उनके सामने प्रकट करना, उनके भाव विचारों को समझना, इसकी आवश्यकता पड़ी।
तो जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो वैदिक संस्कृत थोड़ी सी जटिल थी, कठिन थी। इसकी इस संस्कृत को और सौम्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। लौकिक क्या हुआ इसको समझते हैं। लौकिक मतलब ये शब्द बना है लोक धन इक, ये एक प्रत्यय लगने से लोक धन इक बना। इसका कारण क्या है भैया, लौकिक क्यों हो गया? तो प्रत्यय हमें सिखाते हैं, प्रत्यय के नियम हमें सिखाते हैं। जब कोई एक प्रत्यय, प्यारे बच्चों, जब कोई एक प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ता है तो आगे वाले स्वर को, उस शब्द के आगे वाले स्वर को दीर्घ कर देता है। तो इसीलिए यहां पर ये ओ की मात्रा जो दिख रही है प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगी? दीर्घ हो जाएगी, तब बनेगा लौकिक। ये लो प्रत्यय भी हमने सीख लिए, लौकिक ऐसे शब्द बनता है लौकिक, यानी लोक धनिक, वो बना लौकिक। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे शब्द बनता है नीति, और नीति में जब एक प्रत्यय जुड़ता है प्यारे तो बन जाता है नैतिक। नीति से नैतिक बनता है। तो एक प्रत्यय का काम क्या है कि शब्द को बृहद कर देता है, दीर्घ कर देता है, पूर्व वाले शब्द का पूर्व वर्ण दीर्घ करता है। तो लौकिक, लौकिक क्या मतलब? लोगों की भाषा, जिसमें क्या लिखे गए? महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए। महाकाव्य खंड काव्य से मतलब क्या है प्यारे बच्चों? महाकाव्य और खंड काव्य से मतलब है जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब क्या है? ये हमारे महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें ये लिखे गए संस्कृत। तो जो संस्कृत लौकिक संस्कृत है वो है रामायण की, जिसको इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी लेखनी से संस्कृत में लिखा रामायण को। और इसी का हिंदी, यानी हिंदी की जो बोली है अवधी जो बोली है अवधी बोली में इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस के रूप में इसका अनुवाद कर दिया, रामायण का अनुवाद हुआ। और रामायण में भी अगर ध्यान दें तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने अवधी भाषा का जो प्रयोग किया है रामचरितमानस में, वो किस अवधि का है? तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अवधी भाषा है, अवधि की एक बोली आती है, मैं लिखाऊंगा अभी, लेकिन यहां भी नोट कर लीजिए, जितनी बार किसी को देखोगे वहां चित्रण हमेशा याद रहता है, बार बार जिस पथ पर चलते हैं वो पथ याद हो जाता है। तो इसमें देखिए वैश्यवाणी अवधि, वैश्यवाणी, अगर इसमें भी एनालिसिस कोई पूछे कि भैया कौन सी अवधि है, तो अवधि रामचरितमानस की जो भाषा अवधि है वो वैश्यवाणी अवधि है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, वैश्यवाणी अवधि का प्रयोग किया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया तो बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं, गुरुजी अवधि तो पढ़ा था वैश्यवाणी का। वैश्यवाणी का मतलब प्यारे बच्चों ठेठ अवधि, ठेठ अवधि, जैसे ठेठ ब्रज, मथुरा की भाषा ठेठ ब्रज, बच्चों मथुरा की ठेठ ब्रज कहते हैं, एरी छोरी, ऐसे ही अवधि में चले जाएं तो वहां पे जो बोली है वो दूसरी भाषा में प्रयोग होती, लहक आ जाती। जब लहक आने लगे भाषा में तो हम अवधि में, प्यारी अवधि में पहुंच जाते हैं। तो ये रहा एक सफर, वाल्मीकि का जो रामायण थी उसका अनुवाद तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में कर दिया। तो ये महाकाव्य खंड काव्य लिखे गए वो लौकिक संस्कृत, लोगों की संस्कृत हो गई। और वैदिक संस्कृत जो बहुत कठिन रूप में पढ़ी जाती थी, उसको आम जनमानस नहीं समझ पाता था, ऐसी संस्कृत जब आई तो वह हुई वैदिक संस्कृत। जब लोगों ने समझना प्रारंभ किया जिस संस्कृत को, वो हो गई आपकी लौकिक संस्कृत। आइए दूसरा खंड पढ़ते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करो। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से प्यारे बच्चों 1000 ईसा पूर्व का समय, ईसवी का समय रहा। इसमें देखिए जो 3 भाषाएं आई, वो आई पाली, जिसको प्रथम प्राकृत पूछ लेते हैं कि पाली मतलब प्रथम प्राकृत, इसका समय अगर पूछे तो क्या है प्यारे? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी का समय। किसके समय की भाषा है? तो गौतम बुद्ध जी के समय की जो भाषा हुई वो पाली है। क्या ये पाली संस्कृत है? बिल्कुल है, संस्कृत से ही परिवर्तित होकर बच्चों पाली रूप लिया गया है।
संस्कृत ही परिवर्तित है रूप पाली, संस्कृत का परिवर्तित रूप ही पाली है प्यारे। और ध्यान दो, इसे प्रथम प्राकृत के नाम से भी विद्वानों ने बताया। दूसरी बात, जब पाली के बाद जब भाषा का विकास हुआ, भाषा का रूप बदला, तो भाषा आ गई प्राकृत। इसको द्वितीय प्राकृत कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रथम प्राकृत क्या है, तो प्रथम प्राकृत बच्चे प्राकृत को ही समझेंगे, जबकि प्राकृत जो है वो बेटा द्वितीय प्राकृत है। इसके बाद प्यारे ईसवी अगर बात करें तो 1 ईसवी से 500 ईस्वी तक का समय जो प्राकृत भाषा का रहा, ये किनके समय की भाषा रही ये पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो भाषा रही है वो महावीर स्वामी, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनके समय की जो भाषा है, उनके समय के जो उपदेश दिए गए, वो महावीर स्वामी जी के समय की जो भाषा है वो प्राकृत हो गई। इसके बाद अपभ्रंश हो गई। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा या बिगड़ी भाषा। टूटी फूटी कह दो, बिगड़ी कह दो, यानी भाषा का बिगड़ा रूप जो आ गया लला, वो हो गया अपभ्रंश। बिगड़ा रूप अपभ्रंश हो गया। तृतीय प्राकृत के रूप में इसको जाना जाता, तृतीय प्राकृत के रूप में इसको जाना जाता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का समय प्यारे बच्चों रहा। और देखिए बेटा, इसे हिंदी की जननी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे, बहुत अच्छा प्रश्न ये। हिंदी की जननी अपभ्रंश और हिंदी की आदि जननी प्यारे, हिंदी की आदि जननी क्या है बच्चों, वो है संस्कृत। संस्कृत का नाम आदि जननी के तौर पर लिया जाता है हिंदी की, और अपभ्रंश को हिंदी की जननी के तौर पर जाना जाता है। वैसे तो अगर कहें तो हिंदी की जननी नहीं, ये तो हिंदी की नानी की भी नानी हो गई हिंदी। संस्कृत हमारी हिंदी की नानी की भी नानी हो भाई, नानी माता की माता नानी। और हिंदी का जो स्वरूप रहा है वो बहुत बाद में आया है, संस्कृत के बहुत बाद में आया। अब हमारा हिंदी का सफर बेटा प्रारंभ होने वाला है। हिंदी का जो सफर, अब हम हिंदी को ढूंढने ही वाले हैं, बस आ गई हिंदी की जब जननी पे आ गए, हिंदी की आदि जननी से हम प्रारंभ हुए और हिंदी की जननी पर अब हम आ गए, तो हिंदी भी निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। तो धैर्य रखिए, इंतजार बस खत्म होने वाला है आपका। देखिए, अपभ्रंश हिंदी की जननी, और चले कहां से, हिंदी की आदि जननी से बच्चों चले थे। लला, ये सफर जो रहा है प्यारे, ये सफर बहुत लंबा समय इसने हिंदी ने लिया है यहां तक आने में। बहुत सौम्य हिंदी, प्यारी हिंदी बस आने ही वाली है, वो हम लोग इस खंड में पढ़ेंगे। तो इसको एक बार प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जिससे आपके नोट्स भी बनते रहें। साफ साफ इसका या तो नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप के आगे भी ये काम आती रहे। ठीक है, तो ये जो सफर रहा है अपभ्रंश का, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, पुनः मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।